हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की साइंस का लेसन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। अगला वाला भाग लेकर आए हैं 2.3.5 क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है। क्रियाकलाप 2.7 हम इसके लिए पढ़ेंगे और समझेंगे। छानक पत्र की एक पतली परत लेंगे, इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लेंगे। चित्र 2.8a के अनुसार उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखेंगे, इसे सूखने देंगे। जार, बीकर या परख नली में जल लेंगे, उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखेंगे कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 2.8 में दर्शाया गया है। इस तरीके से स्याही का निशान लगा लेंगे, पेंसिल से एक रेखा खींच लेंगे और यह छानक पत्रक होता है। अब जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानी पूर्वक देखना है और अवलोकन को देखना है। क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली स्याही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण देखिए। अब जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है तथा डाई विलय के रूप में। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्रायः डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। जो डाई हम लोग यूज करते हैं काली स्याही, उसमें 2 रंग का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तकनीकी में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीकों का विकास हुआ है, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। आगे की कक्षाओं में आप क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये इस विधि का उपयोग वहां पर होता है कि उन विलय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जहां पर एक ही प्रकार के विलायक में घुले। इसके अनुप्रयोग हम देख लेते हैं। डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ रक्त से नशीले पदार्थों ड्रग्स को पृथक करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। 2.3.6 दो घुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। जो घुलनशील है, जो पानी में घुल सकते हैं, उनको कैसे पृथक करेंगे, अलग करेंगे। क्रियाकलाप 2.8 करेंगे हम इसके लिए। आइए हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करेंगे। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में ले लेंगे, इसमें एक थर्मामीटर लगाएंगे। उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ इस चित्र में इसके अनुसार अपने उपकरण को व्यवस्थित करेंगे। अब मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करेंगे और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करेंगे, मतलब थर्मामीटर के टेम्परेचर या तापमान को देखेंगे। एसीटोन वाष्पीकृत होता है और संघनित होकर संगणक द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। जल आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। आसवन फ्लास्क जो रहता है उसमें वहां पर वह पड़ा हुआ रह जाता है। इस विधि को आसवन कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाज्य आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है, केवल आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। यहाँ पर प्रभाजी आसवन विधि यहाँ पर बताई गई है। और बच्चों, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ठीक से समझना है आप। 2.3.7 वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। प्रवाह चित्र 2.11 में इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। जैसे वायु दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा हम कर सकते हैं। फिर द्रवीय वायु को प्रभाजी आसवन कालम में वायु को धीरे धीरे गर्म कर सकते हैं और विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। इस तालिका से हम समझ सकते हैं कि क्वथनांक
जिनका डिग्री सेल्सियस में है, ऑक्सीजन का -183, ऑर्गन का -186 और नाइट्रोजन का -196। वायु प्रतिशत आयतन में इनमें वायु का जो मात्रा होती है 20.9% रहती है और इसमें 0.9% रहती है और 78.1% है। वायु में नाइट्रोजन 78% है। वायु से गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रवाह चित्र, इस तरीके से हम वायु से गैसों को अलग कर सकते हैं। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस चित्र 2.12 को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है, जैसा कि चित्र 2.12 में दर्शाया गया है। यहाँ पर ये चित्र 2.12 है। इसमें हम यहाँ पर पहले वायु का निवेश कराएंगे। ये छानक होता है, वायु को छानने का काम करता है। दबाव में वायु यहाँ पर वायु पर प्रेशर डाला जाता है और जब यहाँ पर गर्म हवा जाती है तो ये यहाँ पर निर्गत हो जाती है, जल का निकासी यहाँ पर हो जाती है और जमा हुआ शीतल जल निवेश यहाँ से कराया जाता है। यहाँ पर ये ठंडा जल जो है जम जाता है। शीतल संपीड़ित वायु ठंडी होकर वायु जब यहाँ से निकलती है तो पृथक करने वाली एक नलिका होती है। शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निर्गत, शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से बाहर निकल जाती है। जब द्रवी वायु को आगे भेजा जाता है तो विस्तारक जेट के द्वारा नाइट्रोजन निर्गत, ऑर्गन निर्गत, यहाँ पर नाइट्रोजन निकल जाती है। प्रभाजी आसवन कालम के यहाँ नाइट्रोजन निकल जाती है और यहाँ पर ऑर्गन गैस निकल जाती है और लास्ट अंत में जो बच जाता है वो आपका द्रवित ऑक्सीजन बच जाता है। लिक्विड फॉर्म में आपका ऑक्सीजन रहता है। 2.3.8 किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप 2.9, एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लेंगे, जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल देंगे, अशुद्धियों को छान लेंगे। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से क्या करना होगा, वाष्पीकृत करना होगा, यानी कि पानी को हमें भाप बनाकर उड़ाना होगा। इस विलयन को हम छानक पत्र से ढक देंगे तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ देंगे। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। क्रिस्टल के रूप में जब हम किसी पदार्थ को प्राप्त करते हैं तो इसे क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। पहला पॉइंट, कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलय में कुछ अशुद्धियां रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। अब इसके कुछ अनुप्रयोग भी हम पढ़ेंगे। अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं कि समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जलघर से पानी पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जलघर एक रेखा चित्र 2.13 में दर्शाया गया। जलघर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेय जल के विभिन्न चरणों पर अपनी कक्षा पर चर्चा करें। देखिए, जो जलघर होता है जहां पर पानी को शुद्ध, देखिए यह जलघर है, यहाँ पर जल का भंडार किया जाता है। तलहट टैंक है, यहाँ ठोस पदार्थों को नीचे बैठाने के लिए यहाँ पर एक टैंक लगाया जाता है। फिर दूसरा, निलंबित अशुद्धियों को तलहट के लिए, निलंबित जो अशुद्धियां वगैरह होती है उनको नीचे बाहर लोडिंग टैंक यहाँ पर होता है और उसके बाद जल, बारीक बालू, कंकड़, मोटे पत्थर वगैरह ये नीचे तली में बैठ जाते हैं। यहाँ से इस जल को बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरोक्लिनीकरण मतलब क्लोरीन का जो है टैंक यहाँ पर बनाया जाता है जो कि पानी को शुद्ध कर सके और फिर उसको एक पंप के द्वारा घरों तक नल में पहुंचाया जा सकता है। इस तरीके से जल घर में जल शुद्धि निकाय किया जाता है।